subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बात करें अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, इसे हम क्लासिफाई करें तो ये आपके एनएस फार्माकोलॉजी के अंडर में जो सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स हैं या एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग हैं उसमें आते हैं, और इसका बेसिकली यूज़ हम हाइपरटेंशन में करते हैं। तो इसलिए आपकी ये सीवीएस फार्माकोलॉजी के अंडर पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में भी ये आते हैं। तो ये सीवीएस फार्माकोलॉजी और एनएस फार्माकोलॉजी दोनों पे ये इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिक्स अबाउट द अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वेरियस ड्रग्स, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड अल्फा 1 रिसेप्टर्स सेलुलर इफेक्ट्स। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं ब्लॉकर्स की, हम क्यों पढ़ रहे हैं अल्फा 1 की एक्टिविटी की? क्योंकि अल्फा 1 ब्लॉकर्स या जितनी ब्लॉकर्स हैं ना, वो उनका खुद ना कोई एक्शन होता नहीं है, वो बेसिकली एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, एगोनिस्ट को रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकते हैं। तो जो भी रिसेप्टर की एक्टिविटी होगी उस एगोनिस्ट की वजह से वो एक तरीके से मिटिगेट होगा या कम होगा। तो आपको ब्लॉकर्स पढ़ने से पहले जो रिसेप्टर की जो एगोनिस्ट की एक्टिविटी है वो भी जानना जरूरी है। वो जान जाएंगे तो ब्लॉकर्स की ऑलरेडी जान जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकर्स केवल इस एगोनिस्ट की एक्शन को कम करता है, ठीक है, या ब्लॉक करता है, ये बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली फार्माकोलॉजी ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के अंडर में जो मैकेनिज्म एक्शन है, आपके बायोलॉजिकल एक्शन है, आपके साइड इफेक्ट्स हैं, एडीआर हैं, यूजेस हैं, काइनेटिक्स हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो अल्फा 1 ब्लॉकर्स, सबसे पहले इसे हम क्लासीफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली अल्फा 1 ब्लॉकर्स बात करें, उसमें हम दो टाइप की डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। अब बात करें अल्फा ब्लॉकर्स की, तो अल्फा ब्लॉकर्स में अल्फा रिसेप्टर की बात करें तो अल्फा रिसेप्टर्स अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। बात करें बीटा की तो बीटा 1, 2, 3 ये पढ़ते हैं। लेकिन अल्फा की बात करें तो केवल अल्फा 1 और 2 नहीं होता, इनके भी सब टाइप्स होते हैं, बट इतना डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकता है। उसमें ड्रग्स आते हैं हमारे फिनोक्साबेंजामिन, फिनोक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन, टोलाजोलिन, डाइहाइड्रो एर्गोटामिन एंड डाइहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। डाइहाइड्रो एर्गोटामिन, डाइहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन जो हैं एक तरीके से एर्गोट एल्कलॉइड्स हैं एक तरीके से, और इसका यूज हम माइग्रेन में करते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, जिसमें अल्फा 1 ब्लॉकर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स क्लिनिकली मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अल्फा 2 ब्लॉकर्स या एगोनिस्ट की बात करें, उसका इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव बेस के लिए बनता है, याद रखिए, ठीक। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है यूज्ड इन द हाइपरटेंशन, ऐसे अल्फा 1 ब्लॉकर्स जिसे हम हाइपरटेंशन में मेनली यूज करते हैं। उसमें आते हैं आपके प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है, ये क्या करता है, जो आपके क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से आपको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, तो इसे ये रिलैक्स करता है, इट रिलैक्स द वेस्कुलर वॉल्स और वेसोडाइलेशन कॉज करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड इन द प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी और प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं। इसमें जो ड्रग हम यूज करते हैं वो ड्रग हमारा है अल्फुजोसिन, सिलोडोसिन, टेमसुलोसिन। तो ये जो ड्रग्स हैं वो भी अल्फा 1 ब्लॉकर हैं, लेकिन क्लिनिकली यूज्ड हम BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में करते हैं। इसे देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना, ये जो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, और इनलार्जमेंट होने की वजह से आपके जो यूरिनरी ट्यूब्स हैं जहाँ पे आप यूरिन करते हैं वो एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होके ब्लॉक हो जाता है, उससे आप प्रॉपर यूरिनेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स होने की वजह से आप इजीली आप यूरिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज है। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक जनरल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर के क्या जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा और उससे किस तरीके से हमारा ड्रग ब्लॉक करता है, ठीक है। चलिए जैसे जानते हैं कि आपका जो
अल्फा 1 रिसेप्टर है वो एक तरीके से GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। और ये GQ प्रोटीन है से रेगुलेट होता है, या तो हम बोल सकते हैं ये GQPCR के थ्रू काम करता है। तो जैसे ही ड्रग हमारे बाइंड करता है इस रिसेप्टर पे, वैसे ही जो आपका GQ प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने की वजह से जो फास्फोलाइपेज C एंजाइम्स हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, और फास्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से जो आपके केमिकल्स आपके सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं PIP2 फास्फोडिडाइल इनोसिटाल डाइफॉस्फेट 1,4-डाइफॉस्फेट, तो ये कन्वर्ट्स होते हैं हमारे फर्दर IP3 और DAG में, इसलिए हम बोलते हैं IP3 DAG सिग्नलिंग पाथवे। तो अल्टीमेटली आपका GQPCR या अल्फा 1 रिसेप्टर्स IP3 DAG पाथवे को एक्टिवेट करता है। अब IP3 से कैल्शियम सिग्नलिंग इनहेंस होता है और DAG से प्रोटीन काइनेज C सिग्नलिंग इनहेंस होता है। तो जो मेन आपका सिग्नलिंग कास्केड्स हैं वो आपका कैल्शियम सिग्नलिंग्स और प्रोटीन काइनेज C है, ठीक है। ये बेसिक इसका मोड ऑफ एक्शन है किसका, अल्फा 1 रिसेप्टर्स का। तो अल्फा 1 ब्लॉकर इस पाथवे को कम करता है, ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं ये पाथवे क्या करता है बेसिकली। तो ये आपके अलग अलग सेल्स पे होते हैं। हम बात करें अल्फा 1 रिसेप्टर्स की ना, तो याद रखिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स केवल 1 नहीं होता। बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C, अल्फा 1D ये ढूंढा गया था पहले, लेकिन बाद में देखा गया कि अल्फा 1C जो है आइडेंटिकली अल्फा 1A जैसा ही है, तो उसे हम डिलीट कर दिए, और बाद में हम पढ़ते हैं केवल अल्फा 1A, अल्फा 1B और अल्फा 1C, ये 3 रिसेप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं जनरली, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे D होगा नॉट C। अब इनका लोकेशन, इनका एक्शन एकदम से क्लियर नहीं है, कुछ बुक में अलग कुछ बुक में अलग लिखा हुआ है, इसलिए इससे अभी डिटेल में मत पढ़िए। जब आप रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, PG वर्क वगैरह में करेंगे तो ये काम आ सकता है। तो उसके लिए आप नेट में सर्च कीजिएगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स अपडेट्स करके, तो आपको चीज़ें मिलेंगी कि कौन सा कहाँ पे होता है। मैंने देखा गया है कि जो अल्फा 1A है वो बेसिकली आपके जितने स्मूथ सेल्स हैं उस पर होते हैं। जैसे कि बात करें मसल्स की, तो अल्फा 1A या अल्फा 1 की बात करें जनरली, तो अल्फा 1 जो है GQPCR है, इसके थ्रू IP3G पाथवे एक्टिवेट होगा, और IP3DAG पाथवे एक्टिवेट होने से बेसिकली आपके जितने भी स्मूथ मसल सेल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। इट कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट हैं ब्लड वेसल्स, तो ये क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, उससे BP बढ़ जाएगा। सेकेंड है ब्लेडर, ब्लेडर में जो ट्राइजन मसल्स हैं, इस एरिया बात करें, इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया की यहाँ पे होते हैं अल्फा 1, ठीक है। तो इसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज द यूरिनेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा है आई रेडियल मसल, तो ये आपका मिड्रेसिस कॉज करता है, पीपल को डायलेट करता है, देख सकते हैं ये पीपल डायलेशन कॉज करता है, ठीक। ये बेसिक इसकी फिजियोलॉजी है आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स की या इसके एगोनिस्ट की, जिसमें आते हैं एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। नेक्स्ट हमारा यूटेरस, जिसमें यूटेरस कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है और बेबी डिलीवरी में ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। नॉर्मली यूटेरस पे बीटा-2 भी होते हैं जो रिलैक्स रखता है। नेक्स्ट हमारा GI मसल्स, तो GI मसल्स को रिलैक्स करता है बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड P2Y एंड नाइट्रिक रिसेप्टर्स पाथवे। तो ये इसका अलग केस है, सबको एक कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, केवल GI को, केवल GI को रिलैक्स करता है, याद रखिए। इसके अलावा ये आपके वास्ट डिफरेंस में भी होते हैं, जो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आते हैं, और ये एक तरीके से स्पर्म को इजैकुलेशन में हेल्प करता है, तो ये भी याद रखिए, ठीक। इसके अलावा बात करें सीएनएस में भी आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके सीएनएस को एक्साइट करते हैं, मूड रेगुलेट करते हैं, लर्निंग मेमोरी में ये हेल्प करते हैं, ठीक। बात करें सलेवरी ग्लैंड्स की, तो सलेवरी ग्लैंड्स में ये क्योंकि ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा और उससे रिलीज होगा हमारा जो भी इसमें ग्लैंडुलर सेक्रेशन है, तो ये आपका सलाइवा को सिक्रेट कराएगा। इसके अलावा जो लीवर पे आपके जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड में इनहेंस करता है, याद रखिए, ठीक है। कौन सा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो IP3DAG पाथवे के भी अलावा आपके MAPK, ठीक है, या ERK पाथवे में भी काम करता है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, ठीक है। ERK मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेस।
तो इन पाथवे के थ्रू भी आपके सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि बात करें ब्लड वेसल्स की हो या आपके हार्ट की, हमने पढ़ा है अभी तक जनरली बुक में है कि आपके हार्ट में अल्फा 1 नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। अल्फा 1 हार्ट में होते हैं, अल्फा 1A और अल्फा 1B जो आपके मायोकार्डियल सेल्स उसमें होते हैं, जो कि आपके कार्डियक हाइपरट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि आपके जो अल्फा 1D है वो कुंडरी आर्टरीज में होते हैं, और कुंडरी आर्टरीज के में भी एक तरीके से रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को। उसके अलावा अल्फा 1D का जो रोल है आपके इसमें है, सेल ग्रोथ में और प्रोडक्शन पे है आपके किसका, अल्फा 1D का जनरली। बाकी जो चीजें हैं वो अल्फा 1B है, ये अल्फा 1A का और 1B का मेजर रोल है। ठीक, तो डिटेल पढ़ना हो तो मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए कहाँ पे क्या है, कैसे वो काम करता है। बट जो डोमिनेंट हैं, अगर आप बुक पढ़ें तो केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं, तो केडी त्रिपाठी के हिसाब से लिखा गया है कि मेरे ख्याल से अल्फा 1B जो है, अल्फा 1B बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं, और अल्फा 1A आपके डोमिनेंटली कहाँ पे होते हैं, आपके जो ब्लेडर्स हैं, ठीक है, उन पे होते हैं, याद रखिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं ताकि समझ में आएगा। तो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर जस्ट ब्लॉक द साइट ऑफ लिगांड। जो भी एगोनिस्ट हैं आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए, खासकर नॉर एड्रेनलिन तो या एड्रेनलिन, तो उसको ये ब्लॉक करेगा। ब्लॉक होने से जो भी ये एक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, वो इसके अपोजिट होने लगेगा। मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है वो कम होगा बाय द वेसोडाइलेशन। हम आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो इन जो भी आपने पढ़ा उसका अपोजिट होने वाला है। तो ये आपने पढ़ लिया, तो ब्लॉकर्स की फार्माकोलॉजी आपने पढ़ ली, ये समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द अल्फा 1 ब्लॉकर्स। ठीक, तो फर्स्ट आते हैं सीवीएस पे। जैसे हमने पढ़ा सीवीएस में बेसिकली हार्ट और आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स में बेसिकली आपके जो नॉर्मली अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से विस्टर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो क्या होगा, डायलेट होगा, इट कॉज द विस्टरलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो इसका ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है और एक थेरेपेटिक यूज है। जो आपका ब्लू कलर में दिखाई देगा ना, वो उसका थेरेपेटिक एक्शन होगा, ये मान के चलिए। बाकी सब जितने भी इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना, वो एक तरीके से उसका साइड इफेक्ट्स होगा। नेक्स्ट हार्ट, क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर को फोर्सफुली रिड्यूस कर दोगे तो उसे कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट एक्टिवेट होता है और हार्ट रेट बढ़ता है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर टीपीआर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज होगा तभी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये बॉडी को लगता है, तो कंपनसेटरी एक्शन है। तो हार्ट में एक तरीके से रिफ्लक्स टेकिकार्डिया होता है, जो इससे इंक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलता है, जो इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। जितने में रेड कलर होंगे वो आपके क्या होंगे, इज ए एडीआर होंगे, इज ए क्या होंगे, ये एडीआर होंगे। ठीक है, याद रखिए। और ब्लू कलर में होंगे आपका टेक्स्ट, तो आपका साइड यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है वेसोमोटर रिवर्सिबल। ये आपका रिवर्सिबल है, यहाँ पे एल कर दूंगा बाद में, रिवर्सिबल एक्शन ऑफ द डेल। ठीक है, अभी होता क्या है, क्योंकि आप देखिए कि आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो बात करें ब्लड वेसल्स पे, तो ब्लड वेसल्स पे आपके अल्फा 1 जो कि कॉन्स्ट्रिक्टर है और बीटा 2 जो कि रिलैक्सेंट है। तो अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक कर दें, ठीक है, हमने अल्फा 1 को ब्लॉक कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपके जो बॉडी में एगोनिस्ट होगा, एड्रेनलिन होगा या नॉन एड्रेनलिन होगा, वो कहाँ ब्लॉक, वहाँ कहाँ जाके बाइंड करेगा, अल्फा 1 पे तो कर नहीं सकता, तो जाके बाइंड करता है हमारा बीटा 1 पे और आपका अल्फा बीटा 2 पे, बीटा 1 और बीटा 2 पे। बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट में होता है, इसलिए क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट। प्लस बीटा 2 लैक्सेंट होता है, जाके वहां बाइंड करता है, तो ये ब्लड प्रेशर और कम होता है। Alpha 1 blocking causes the abolish the action of adrenaline on alpha 1 receptors and dominant action on the beta 2 which is a relaxant and beta 1। ठीक, तो ये इसका मेन एक्शन है। तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है
ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और इसकी वजह से आपका हार्ट रेट आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक, तो इसलिए अगर आप हाई डोज पे लेते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर को तुरंतली तो आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। इसलिए इनिशियली डोज कम रखते हैं, फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी हम अल्फा 1 ब्लॉकर एज एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग के रूप में यूज करते हैं। तब आते हैं किडनी पे, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ब्लड परफ्यूजन है आपके किडनी पे वो कम होगा, ब्लड फ्लो कम जाएगा किडनी पे, तो उसमें हाइपोपरफ्यूजन होगा, तो जीएफआर कम होगा। जीएफआर कम होगा तो आपके किडनी को लगेगा कि ब्लड कम हो गया है मेरे बॉडी के अंदर पे, उससे वो आरए सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आरए सिस्टम एक्टिवेट होने से सोडियम वाटर रिटेंशन कॉज करता है। ठीक, सो मार्क्ड हाइपोटेंशन कॉजेज द डिक्रीज इन द जीएफआर इन किडनीज रिजल्टेड इन द एक्टिवेशन ऑफ आरएएस सिस्टम which is a renin angiotensin aldosterone system, and it is also activated by the beta 1 receptors, and further it leads to the sodium water retention and it may cause the peripheral edema। तो ये आपका edema cause करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके अलावा जो ब्लेडर्स हैं तो ब्लेडर्स में आपका क्योंकि अल्फा 1 की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था उसको रिलैक्स करेगा। इट रिड्यूस द या रिलैक्स द ब्लेडर टोन एंड इज टू यूरिनेशन, तो ये यूरिनेशन में इजी होगा। तो इसका यूज हम एज इन बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में करते हैं, जहां पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट होने की वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिससे आप यूरिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, वो इस कंडीशन में ठीक हो जाता है ये ड्रग लेने से। नेक्स्ट हमारा आइस है, तो आइस पे क्या होता है, नॉर्मली पीपल डायरेक्ट होता है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉज करता है म्यूसिस। जब ये म्यूसिस को कॉज करता है तो आपका जो फॉर विजन है उसके लिए एकोमोडेशन प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको फॉर विजन की डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, वो भी एक तरीके से एडीआर ही है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट जीआईटी पे। जीआईटी पे आपका अल्फा 1 की वजह से रिलैक्स हो रहे थे, लेकिन ये क्या करेगा, अपोजिट करेगा, इसलिए इट इंक्रीज द जीआई मोटिलिटी। अब जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपको डायरिया कॉज करेगा, है ना, है क्या नहीं, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट्स डायरिया भी है। नेक्स्ट नेजल, अब अल्फा 1 जो है आपके नेजल के जो मसल्स है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे नेजल पैसेज ओपन हो जाते हैं। ठीक, तो हम ब्लॉकर यूज करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट नेजल स्टिफनेस कॉज करेगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि हम इस पे जो आपका अल्फा 1 एगोनिस्ट है ऑट्रिविन यूज करते हैं ना, उसमें जाकर ड्रग देखिएगा, जलमिटाजोलिन है या ऑक्सीमिटाजोलिन है, ये हम यूज करते हैं ताकि वो नेजल डिकंजेंसेंट हो सके, तो ये नेजल कंजेशन कॉज करता है, ये भी एडीआर है। फिर वेस्ट डिफेंस, इसमें बेसिकली आपका क्या करता है, ये डिक्रीज द सीमेन एजैकुलेशन। कैसे करता है, जाहिर सी बात है आपका ये वेस्ट डिफरेंस है, इस वेस्ट डिफरेंस में आपका सीमेन जो है इसके थ्रू ये जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है इसको फोर्सफुली भेजना पड़ता है। अगर ये रिलैक्स हो जाएगा, अगर आपके अल्फा 1 से रिलैक्स होगा, है ना, रिलैक्स होगा तो फ्लो रेट नहीं हो पाएगा, उतना प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पाएगा कि वो पहुंच सके, तो इसलिए इजैकुलेशन में डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये भी तरीके से इसका एडीआर ही है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अल्फा 2 ब्लॉकिंग एक्शन। तो क्योंकि अगर अल्फा 1 की बात करें तो अल्फा 1 तो जो प्राजोसिन वगैरह है वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर फेंटोलामिन है या आपका फिनॉक्सीबेंजामिन यूज करेंगे तो ये अल्फा 2 भी ब्लॉक करेगा ना, तो इट इंक्रीज द नॉरएड्रेनालिन एंड इंसुलिन रिलीज बाय नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स ओनली। ठीक है, ये इसका भी काम है। तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी है, जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स पे। तो फर्स्ट साइड इफेक्ट क्या होगा, रिफ्लक्स टैकिकार्डिया, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट होगा पेरिफेरल एडिमा, क्योंकि ये सोडियम वाटर रिटेंशन कॉज करता है इसलिए पेरिफेरल एडिमा भी होगा। आपके जो हाथ पैर हैं वो एक स्वेलिंग हो जाएगा, उस पर पानी भर जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट डायरिया, क्योंकि जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट नेजल स्टिफनेस, क्योंकि ये नेजल से मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आपका मसल्स का जो ये आपका कॉन्टैक्ट पोर्शन है, रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये फ्लैट, तो उससे क्या होगा, नेजल पैसेज जो है कम हो जाएगा। उसके अलावा डिफिकल्टीज इन फॉर विजन बाय द म्यूसिस एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन बाय द इजैकुलेशन डिफेक्ट। ये कुछ इसके बेसिक्स एडीआर हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि आपने फार्माकोलॉजी में ही पढ़े हैं।
तो थेरेपेटिक यूज केवल दो जगह पे है मेनली, एक हमारा है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और एज ए ड्रग यूज्ड इन द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। चलिए, उसके अलावा ये पोस्चरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज करता है। जब आप डोज रूल लेते हैं तो अचानक से आप जब अपना पोजीशन चेंज करेंगे, अब सोए हुए हैं और अगर आप उसमें खड़े होंगे तो उसकी वजह से आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, ठीक, तो आपको उसमें चक्कर आ सकता है। तो ये बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं आपके अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के। अब आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा है एज ए इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, तो वेसोसेलेक्टिव ब्लॉकर्स में आते हैं हमारा जोसिन्स, हम लोग यूज करते हैं। और मेरे ख्याल से अल्फा के हिसाब से अल्फा 1 बी जो हैं डोमिनेंट, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे अल्फा 1 बी डी नहीं होता, सब जगह सब होते हैं। काम डोमिनेंस की बात करें तो मेजरली अल्फा 1 बी जो है आपके जो ब्लड सेल्स है ना उस पे होते हैं। तो जहां पे जोसिन्स वगैरह हैं, आपके प्राजोसिन्स हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, ये 1 से 4 mg का डोज होता है। बीड मतलब ट्वाइस इन ए डे, ये ओरल रूट से ले सकते हैं, तो ये ओरली एक्टिव है। उसके अलावा टेराजोसिन है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, इसका डोज अप्रोक्सीमेट 2 to 10 mg पर डे हो सकता है ओरली। डोज है और डिपेंड करता है क्लिनिशियन पे, ठीक है, जो डोज बुक में लिखा होता है एग्जैक्ट वो डोज सही नहीं होता है, क्लिनिकली चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। कई ड्रग्स को हम सिंगल टाइम लेते हैं, कई ड्रग्स को दिन में 2 बार लेते हैं, तो कंडीशंस के हिसाब से डोज ड्यूरेशन चेंज होते रहते हैं। आपका डोक्साजोसिन है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसका जो डोज है 1 से 8 mg है। हम देखेंगे अगर इस पे तो ये डोज भी एक तरीके से कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जाएंगे ना तो जो पोटेंसी है वो बढ़ रही है। ये आपका हाई पोटेंट ड्रग है, ठीक, आपका डोक्साजोसिन। नेक्स्ट आते हैं फेंटोलामिन, जो कि नॉन सेलेक्टिव हैं, 5 mg हम यूज कर सकते हैं ओरली या फिर IV एज रिक्वायर्ड देते हैं हम लोग। उसके अलावा फेनॉक्सीबेंजामिन नॉन सेलेक्टिव ये भी है, ये भी हम 10 mg तक दे सकते हैं दिन में 2 बार। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा यूज इन द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, ठीक, इसमें हम यूरोसेलेक्टिव अल्फा 1A/D ब्लॉकर यूज करते हैं, जिसमें आते हैं टेम्सुलोसिन, एल्फुजोसिन एंड, ठीक है, तो ये उनके डोज लिखा हुआ है, ये सारे ओरली एक्टिव हैं। फिर हम फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब है एक तरीके से आपका इनलार्जमेंट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स, तो एड्रेनल ग्लैंड्स इनलार्जमेंट होने से जो एड्रेनलिन का रिलीज है वो बढ़ जाता है, उससे आपको हाइपरटेंसिव रैशेस होने को मिलता है। तो उन सारे एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग द फेनॉक्सीबेंजामिन। फेनॉक्सीबेंजामिन का यूज इसे हम थेरेपेटिक्स करते हैं, लेकिन फेंटोलामिन का यूज हम इसे डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, ये फॉर थेरेपेटिक्स एंड फॉर डायग्नोसिस। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस में, है ना, कि फेंटोलामिन का यूज कैसे करते हैं, तो आप उसको जाके पढ़िए केरेडी में। हम उसको 5 mg IV इन्फ्यूजन देते हैं, तो उससे आपका 30 से 35 mg ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हैं, CHF हैं, सेकेंडरी शॉक हैं, ठीक है, उसके अलावा PIPE पेपावेरिन या फेंटोलामिन इंड्यूस्ड पेनाइल इरेक्शन थेरेपी फॉर इम्पोर्टेंस में भी यूज करते हैं। इसमें इजैकुलेशन डिफेक्ट की हो जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये बेसिकली आपका यूजेस हैं आपके अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के। चलिए, अब आते हैं हम लोग, लास्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये डिपेंड करता है ड्रग्स पे, अलग अलग ड्रग्स के अलग काइनेटिक्स होते हैं। तो जो दो मेन ड्रग्स हैं, एक हम पढ़ लेते हैं आपका फेनोक्साबेंजामिन जो कि नॉन सेलेक्टिव है, यूज करते हैं आपके फियोक्रोमोसाइटोमा में और हाइपरटेंशन में। तो ये ओरल एब्जॉर्प्शन इज एराटिक एंड इनकम्प्लीट, ये प्रॉपरली इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। SC और IM पेनफुल होता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन इन 24 आवर्स के बाद ये अपने पूरे बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाता है। एंड क्रोनिक यूज इट में कॉज द एक्यूमुलेशन इन द एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक्स आपके काइनेटिक्स हैं। बात करें हम लोग प्राइजोसिन्स की, तो जो प्राइजोसिन्स है वो आपके अल्फा 1B/D सबको ब्लॉक करता है, इक्वली ब्लॉक करता है। तो इसलिए प्राइजोसिन का यूज हम केवल हाइपरटेंशन में नहीं, हाइपरटेंशन के अलावा जो BPH है उसमें यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव ओरल एब्जॉर्प्शन जो बायोलिटी है अप्रोक्सीमेटली 60%, ये 60 नॉट 6, इट इज 60%, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, ठीक है।
हाईली प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं, मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड प्राइमरली एक्सक्रीट बाय द बाइल, ये बाइल के थ्रू बाहर निकलते हैं, वेस्ट प्रोटीन बाहर निकलते हैं। प्लाज्मा टी हाफ जो है अप्रोक्सीमेट 2 to 3 हॉर्स होता है, और जबकि बात करें जो टेराजोसिन है इनका हाई होता है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। बात करें इनका एप्लोजोसिन, ये जो है अलग ड्रग है, ये अलग ड्रग है, ठीक। इसका हम 5 से 10 mg पर डे ओरल लेते हैं, ठीक। यूज़ की बात करें, इसका यूज़ हम हाइपरटेंशन में, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं गलत, यहाँ कहीं और आ गया था। तो इसका जो यूज़ है प्राइजोसिन का, हम करते हैं इसे हाइपरटेंशन में, इन हाइपरटेंशन, इन BPH एंड इन रेनॉल्ड्स डिसीज। ये क्या है, ठंड के मौसम पे, स्ट्रेस के मौसम पे आपके हाथ पैर में ठंडा पड़ जाता है, तो ये यहाँ पे जो है एक तरीके से ब्लड जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक। उस केस में हम लोग प्राइजोसिन का यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं तो सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक, क्लियर। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द अल्फा 1 ब्लॉकर्स। तो ये आपने सब कुछ समझ लिया होगा। एग्जाम में जैसा आता है वैसे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में वही आपको लिखना है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द अल्फा 1 ब्लॉकर्स। अगर वीडियो को पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड से कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।